इस वक्त हमारे साथ आज तक और इंडिया टुडे पर मौजूद हैं सीधे भोपाल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज चौहान साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि आप ठीक हैं, आपके परिवार में, आपके यहाँ पे भोपाल में सब ठीक ठाक? सब ठीक है, सब ठीक रहे इसकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पूरा देश भी, दुनिया भी, और भोपाल और मध्य प्रदेश पे भी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग ठीक रहें, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ठीक रहे और अपना देश ठीक रहे। शिवराज जी, कल 6.25 घंटे अहम बैठक रही तमाम चीफ मिनिस्टर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या मैसेज निकल के आया? देश व्याकुल है, मध्य प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि इसके बाद कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में उनकी जिंदगी किस तरीके से बदलने वाली है। आपकी क्या सोच बनी इस अहम मीटिंग के दौरान? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी वो दूरदृष्टा है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। एक तरफ है उनके मन में देश को आगे ले जाने की, जनता को इस महामारी से बचाने की, और इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने टीम इंडिया अगर बनाई तो उसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य नहीं है, केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर राज्यों के ये टीम इंडिया है। और इसी टीम इंडिया के साथ 5वीं बार उन्होंने विचार विमर्श किया है। अब मैसेज जो निकल के आता है, एक तो ये है कि हमको कोरोना के साथ जीने की आदत अभी डालनी पड़ेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोरोना को लड़के खत्म नहीं करेंगे, वो लड़ाई जारी रहेगी लगातार। संक्रमण कैसे फैलने से रोकें, वो जरूरी, उसके सारे प्रयास जारी रहेंगे। और उन प्रयासों को भी प्रधानमंत्री जी, केंद्र लगातार गति देता है, बल देता है। वो एडवाइजरी जारी करते हैं, वो केंद्रीय टीम भेजते हैं, दुनिया भर से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है निकल के आता है, उसको हमें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किस दिन समाप्त होगा पूरी तरह से आज निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, और इसलिए लंबे समय तक हम लॉकडाउन भी नहीं रख सकते। हमको संक्रमण रोकने के सारे उपाय करते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है ही, लेकिन जान के साथ साथ जहान भी है। और इसलिए अब हमको एक तरफ प्रयास करना है कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का, वहीं दूसरी तरफ हमको कोशिश करनी है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां और लोगों की जिंदगी पटरी पर आए। सारी सावधानी रखते हुए उपाय वो करने पड़ेंगे। और इसलिए उन्होंने इस बार राज्यों को कहा है कि राज्य खुद फैसला करें, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, यहाँ लॉकडाउन का स्वरूप क्या क्या रहेगा। अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन मोटे तौर पर सब इस बात से एकमत है कि पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं करना चाहिए। शाम को 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक तो कर्फ्यू जैसा माहौल ही रहना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर निकल पड़े, मानसिकता ये बन गई कि अब खत्म, तो खतरा संक्रमण का बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई और बहन जो बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से अपने अपने प्रदेशों में आ रहे हैं, उनके कारण उनको लाना ही है, रोकने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो एक बार अपने घर जाना चाहते हैं। वो भी इंसान है, हमारे भाई और बहन है, लेकिन उसके कारण भी संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ेगा। तो राज्यों की विशेष परिस्थितियां देखते हुए किस राज्य में कैसा लॉकडाउन रहे, इसके बारे में राज्य 15 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना सुझाव देंगे और उसके बाद केंद्र फैसला करेगा। सर, इस वक्त देश भर की नज़र उन तस्वीरों पर है, उन मजदूरों की जो कि अपने परिवार के साथ अपने गांव की तरफ वापस चल रहे हैं। कोई ऑटो में आ रहा है, कोई साइकिल में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है। मध्य प्रदेश में जो श्रमिक लौट रहे हैं, उनकी वापसी के लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? उनके वापस आने से महामारी ना फैले, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या उसके बारे में आप हमें बताएंगे प्लीज? हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश क्यों, मध्य प्रदेश के बाहर क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश के कम है। हम तो अपने मजदूरों को पहले बसों के माध्यम से लाए आसपास से, और अब लगातार ट्रेनें आ रही है। हमारी 31 ट्रेनें आ चुकी है, 9 आज आ रही है, इसके बाद लगातार ट्रेन आती रहेंगी। अलग अलग राज्यों से टाई अप करके जैसे वो व्यवस्था करते हैं, अनुमति देते हैं, हम ट्रेन की व्यवस्था करके उनको ला रहे हैं। ट्रेन से उतार के बसों के माध्यम से उनको उनके घर पर
ले जाते हैं, गांव में ले जाते हैं और गांव में ले जाके उनको होम क्वारंटाइन करने का काम ही हम कर रहे हैं, क्योंकि गांव इतनी बड़ी व्यवस्था बनाना संभव नहीं है कि आप कोई बड़े क्वारंटाइन की, आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से उनकी स्क्रीनिंग करके, उनकी जांच करके उनको घर में ही क्वारंटाइन करते हैं। गांव में एक बात है कि घरों की स्थितियां ऐसी नहीं कि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हो या बिल्कुल पास पास घनी आबादी जैसे महानगरों में होती, वो स्थिति नहीं है, और इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से होके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जाने वाले हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए। हमने फैसला किया है कि उनको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नाश्ते की, चाय की व्यवस्था, लेकिन इसके साथ मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल ना चले उसको बसों में बैठा के हम बॉर्डर तक छोड़ के आने के अभियान में लगे हुए हैं। आज ही हमारी लगभग 300 दूसरे प्रदेश में महाराष्ट्र तरफ से या दूसरे तरफ से आने वाले, दक्षिण से आने वाले, पश्चिम से आने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनको दूसरी बॉर्डर तक छोड़ने के काम में अलग अलग जिलों में लगी हुई है, क्योंकि हमारे अपने हैं वो, और इसलिए इस तपती धूप में पैदल ना चलना पड़े और अपने घर तक, अपने गंतव्य तक, कम से कम मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक हम उनको छोड़े। आगे का जो रास्ता है वो अगला राज्य तय करवाए, लेकिन मध्य प्रदेश में हम ये असुविधा उनको नहीं होने देंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं तो हम घरों में ही उनको क्वारंटाइन करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा हमने लगभग 2.25 करोड़ परिवारों को बांटा है, इनको भी हम देने का काम कर रहे हैं। हमारी जो टीमें हैं गांव में, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, गांव का पटवारी हो, पंचायत सचिव हो, इन सबको हमने इन कामों में लगाया हुआ है। और गांव-गांव तक ये संदेश, इसलिए गांव के लोग भी पूरी तरह से अवेयर है कि जाते ही कोई एकदम मिक्सअप ना हो जाए, उनको अलग रहना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी और कम से कम 14 दिन अकेले रहना पड़ेगा। एक जो बड़ा मुद्दा उठा सर चीफ मिनिस्टर्स की बैठक में, वो राज्यों के राजस्व को लेकर था, स्टेट के रेवेन्यू को लेकर था। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन जी से बात हो रही थी, झारखंड के मुख्यमंत्री, वो कह रहे थे कि अगर ट्रेनों के खर्चे हमें देने पड़े और अगर हमें रियायत नहीं मिली सरकार की तरफ से, हमारा पूरा खजाना खाली हो जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, जीएसटी का रेवेन्यू हम लोगों को मिला नहीं, हम पूरी तरीके से सेंटर पर डिपेंडेंट है। क्या मध्य प्रदेश के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे कि आपके रेवेन्यू, आपका जो राजस्व है जिससे सरकार के खर्चे चलते हैं, उसकी फिलहाल क्या स्थिति है और राजस्व को लेकर आपकी केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, हमको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। इस समय जहां तक वित्तीय संकट का सवाल है, केंद्र के पास भी पैसा नहीं है, राज्यों के पास भी पैसा नहीं है, टैक्स आया नहीं, अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन केंद्र ने इसके रहते हुए भी 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज दिया, अलग अलग जनधन खातों में पैसा डाले, समय समय पर मतलब जब मनरेगा का जो काम चल रहा है, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि पहले से ही मनरेगा के लिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, हर एक राज्य को, केवल मध्य प्रदेश को नहीं, 600 करोड़ रुपया से ज्यादा दिए, और इसलिए मनरेगा के काम में भी रोजगार लोगों को काफी मिल रहा है। लाने का जहां तक ट्रेनों से सवाल, 85% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठा रही है, बाकी हम राज्य सरकार के मद से जमा कर रहे हैं। ये जरूर है कि दिक्कत सबके सामने है, केंद्र के सामने भी, राज्य के सामने भी, इसलिए मिलजुल के हमको हल निकालना पड़ेगा और कई चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। रोजगार के अवसर अगर हमको सृजित करने हैं तो आर्थिक गतिविधियां हम व्यापक पैमाने पर चालू करें, वो काम हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको काफी पूंजी डालनी पड़ेगी, पूंजीगत व्यय बढ़ाना पड़ेगा। और पूंजीगत व्यय, हम कहें खजाने में पैसा नहीं है तो हमको 2 उपाय करने पड़ेंगे। एक, आप बजट बोरिंग करनी पड़ेगी, हम अलग अलग तरीके अपनाएं। मध्य प्रदेश में हम जैसे सोच रहे हैं कि बांधों के लिए एनवीडीए जैसे, हमारे नर्मदा घाटी जैसी योजनाएं बड़ी बड़ी हमारी हजारों करोड़ रुपए की, जैसे बांध बनेंगे, उसके लिए हम कंपनी बना के अलग से बोरिंग की योजना बना रहे हैं। ये हमने केंद्र सरकार से जरूर निवेदन किया कि FRBM एक्ट के अंतर्गत जो जीडीपी का कुल 3.5% आप राज्यों को एक साल में कर्ज लेने की अनुमति देते हैं, वो बढ़ा के 5.5% कर दी जाए। 2% की ये गुंजाइश अगर होगी तो इस पैसे को हम पूंजीगत व्यय मान के हम अधोसंरचना के विकास में लगाएंगे, क्योंकि उधर अगर काम होगा, बांध बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल बनेंगे, तो लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो दुकान पे जाके सामान खरीदेंगे तो कारखानों का माल उठेगा, तो पूंजी का निर्माण होगा तो और नया निवेश आएगा। ये पूरा का पूरा चक्र है।
तो हमको उस तरह के प्रयास करने चाहिए, बजाय इसके कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो हमें नहीं दे रहे। केंद्र सरकार भी सारे उपाय कर रहे, मदद करेगी। हम और अल्पकालिक योजनाओं के साथ साथ दीर्घकालिक योजनाएं भी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम सोच रहे हैं कि स्वर्णिम अवसर जैसा भी है, चुनौती को हम अवसर के रूप में बदल दें, और इसलिए निवेश आमंत्रित करने के हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने लेबर लॉज में भी सुधार किए, उद्योगों को कई और सहूलियत देने की हमने घोषणा की है, ताकि और भी नया निवेश आए और लोगों को हम रोजगार दे सकें। और मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में, वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में, बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में अलग अलग अनेकों सेक्टर हमने ढूंढे जहां हम रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय तो आरोप का समय नहीं है, मिलके केंद्र और राज्य कैसे आज की स्थिति को संभालें, सबको मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। सर, आपने लेबर लॉस का जिक्र किया। आरएसएस के ही भारतीय मजदूर संघ ने, कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने इसकी मुखालफत की। कहा, आपके बारे में तो इतना नहीं, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी जिक्र आया कि जिस तरह से आपने लेबर लॉस को डाइल्यूट किया है, उससे जो लेबरर्स हैं ऐसे टाइम पे जब वैसे ही उनकी स्थिति बड़ी खराब है, उन पर और चोट पहुंचेगी, क्योंकि कानून के तहत जितनी भी उनको सुरक्षा थी वो अब खींच ली गई है। उद्योगपतियों के लिए आसान हो गया हायर और फायर करना। आपकी क्या सोच रही, लेबर लॉस को अमेंड करने में आपकी क्या सोच है, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में आपके हिसाब से कितनी मदद मिलेगी? बदलती हुई दुनिया में हमको बदलना पड़ेगा, मजदूरों के हित सुरक्षित रखते हुए, उनकी सुरक्षा सुरक्षित रखते हुए। हम अगर लाल फीताशाही के मकर जाल में उद्योगों को उलझाए रहेंगे, अब हर कभी लेबर इंस्पेक्टर जांच करने के लिए क्यों जाएं? जब मन में आया तब इंस्पेक्शन करने अब चल दिए बिना किसी शिकायत के। एक रजिस्टर पर्याप्त, 63 रजिस्टर मध्य प्रदेश में रखने पड़ते थे, कई रिटर्न भरने पड़ते थे। हम कहा एक रिटर्न भरेंगे, सिंगल विंडो की हमने व्यवस्था कर दी। ऐसे मकर जाल में उलझा रखा था कई चीज़ों को कानूनों ने, कि जिसके कारण कोई उद्योग लगाने आता था वो ये सोचता था कि फंस गया अब तो मरे। हमने उनको आसान किया है। हमने अपने मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए मिनिमम आय, जो सैलरी है, मिनिमम वेजेज है, उनको सुरक्षित रखते हुए कुछ सुधार किए हैं, जो उद्योगों को लाने में भी, अट्रैक्ट करने में सहायक होंगे और मजदूरों के हितों को भी संरक्षित करने का काम करेंगे। हमको एक तरफा नहीं, हमको मजदूर भी सुरक्षित रहे, लेकिन उद्योग आने का वातावरण भी बनाए, इस दिशा में जाना पड़ेगा। तभी कई देश जो सोच रहे हैं कि चाइना में जिनकी जो कंपनियां हैं वो कैसे दूसरी जगह जाए, तो हम अपने प्रदेशों में, अपने देश में उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। देखिए, रोजगार देने का सबसे बड़ा माध्यम खेती में तो सीमाएं हैं, कितने लोगों को आखिर रोजगार देंगे? मनरेगा कितने लोगों को रोजगार देगी? इसलिए नई नई चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। सर, आखिर में ये बताएं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा सवाल है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो साप्ताहिक सर्वे आया, उसमें 110 मिलियन लोग, करीब 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। उसकी चोट मध्य प्रदेश में कम हो, कंपनियां कंगाल ना हो, बंद ना हो, उसकी दिशा में आप क्या प्रयास करें? लगातार हम उद्योगपतियों के भी संपर्क में, एमएसएमई को हम विशेष बल दे रहे हैं। उनको किस तरह के सहारे की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा रोजगार देने का काम लघु कुटीर और ग्रामोद्योग करते हैं। हमारा जोर ग्रामोद्योग पे है, हमारा जोर कुटीर उद्योग पे है, हमारा जोर छोटे उद्योगों पे है। टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री जो कई लोगों को रोजगार देती है, वो ढंग से चलती रहे, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एमएसएमई को कुछ अलग से सहूलियतें और सुविधाएं देने की हमने कोशिश की है, और नया निवेश आए, उसके कारण भी रोजगार के अवसर सृजित हो, इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों से ही हम उबर पाएंगे बेरोजगारी से। सर, कुल मिला के आपके हिसाब से कोविड-19 को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? हमारा डेटा इंटेलिजेंस यूनिट बार बार उज्जैन का जिक्र करता है, कहता है कि वहां पर एक तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पे और कंटेनमेंट मेजर्स की जरूरत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उज्जैन में? और कुल मिला के जो फिलहाल की स्थिति है, अगले 15 दिन में आप कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कहां जाता देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में एक्टिव पेशेंट्स की संख्या घट रही है। पॉजिटिव आते हैं और अभी आएंगे। कोई ये दावा नहीं करता कल से पॉजिटिव आना बंद हो जाएंगे, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं ठीक होके जा रहे हैं। ये संतोष का विषय है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के मामले में उसको डेवलप करने का काम किया। हमारे पास 35,000 बेड आज है, उनमें केवल पेशेंट्स की जो संख्या है वो 1700-1800 के आसपास है, क्योंकि बाकी संख्या जरूर आपको लग रही होगी 3600, लेकिन बाकी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और भविष्य में इसको बढ़ा के हम 85,000 करने जा रहे हैं। यूनिटी बढ़ाने के प्रयास हमारे लगातार जारी है। हमने
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स अलग बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर्स हमने अलग बनाए हैं। जितने भी उपाय किए जा सकते हैं सब हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम जो मिलना जुलना है, संपर्क है, उसकी चैन को तोड़ें। तो उसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में, ऐसी बस्तियों में ये फैला जो बहुत घनी थी। एक घर में, एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे थे। जहाँ जगह कम है वहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी लोगों को ले जा रहे हैं हम लोग, और उपाय सारे कर रहे हैं। हमारा अपना भरोसा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ बढ़ेंगे, इसलिए कि बाहर से भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन आ रहे हैं। उस परिस्थिति के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति नियंत्रण में है। शिवराज चौहान जी, आप जुड़े हमारे साथ। इस वक्त देश के तमाम लोग जितने भी देख रहे हैं सब यही कहेंगे कि आपको शुभकामनाएं कि जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहे, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। That's the Chief Minister of Madhya Pradesh giving some very interesting leads, saying that a lot of the process of coloring the zones may be left to the states. That's the insight he came back with from the meeting with the Prime Minister. So red, green, orange, the states were demanding, let us decide which areas we can open up and which ones we shouldn't. Some form of lockdown to continue post the 17th of May as well. That seems to be very clear, even though in the non-containment areas there will be greater relaxation, so more economic activity will be allowed to come back to life. He's also saying that both the states and the centre are struggling for revenue, and therefore this is not a time for blame game, it's a time to figure out how best to move forward. That was one of the most important chief ministers in our country, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, speaking exclusively to India Today about what you can expect in the Prime Minister's address at 8 p.m. tonight. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.